नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया और सोमवार को वो पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस दौरान सहनी ने कहा कि बीजेपी मुझे कहती थी कि अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दीजिए और राज्यसभा भेजकर केंद्रीय मंत्री बना दिए जाएंगे और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी बना दिए जाएंगे, लेकिन मैं नहीं माना। और वहीं मुकेश सहनी ने इससे पहले कहा कि संघर्ष के रास्ते पर उतरा हूं और 16 महीने मुझे मंत्री बनाए रखा गया और इसके लिए सीएम नीतीश और बीजेपी को बधाई और अति पिछड़ा का बेटा हूं, मेरे साथ अन्याय हुआ। और वहीं पहले बीजेपी ने मेरे 3 विधायकों को तोड़ लिया, फिर मुझे मंत्री पद से हटा दिया गया और जनता के बीच अगले महीने जाएंगे और पूरे बिहार का यात्रा करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अति पिछड़ा समाज उनके साथ खड़ा है और अकेला चलो की नीति पर आगे बढ़ेंगे और बिहार की गांव-गांव तक पहुंच बनाएंगे। और संजय जायसवाल के उस आरोप जिसमें उन्होंने कहा था कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति में अध्यक्ष या मंत्री पद समाप्त कर सरकारी अधिकारी बहाल किया जा रहा है, इस पर सैनी ने कहा कि मत्स्यजीवी सहयोगी समिति में होने वाले आंतरिक विवाद और लड़ाई को खत्म करने के लिए सहकारिता विभाग के सचिव ने ही मुख्यमंत्री की बैठक में अध्यक्ष और मंत्री पद में से एक पद रखने का सुझाव दिया था और ये काम सहकारिता विभाग का है और विधानसभा से बिना कानून में संशोधन के संभव नहीं है। और विभाग के पैसे खर्च नहीं होने के आरोपों पर सहनी ने कहा कि विभाग में जल्द योजना स्वीकृति के लिए उन्होंने जून 2021 में ही 2 बार पत्र लिखा है और काफ़ी सारी योजना अपने स्तर से स्वीकृति करने के बाद भी योजनाओं को लोक वित्त समिति और स्क्रीनिंग कमेटी में स्वीकृति नहीं किया गया। और इस विषय को 25 फरवरी 2022 को आयोजित एनडीए विधायक दल की बैठक में भी सीएम के सामने विभाग के द्वारा मछुआरों के हित में पैसा नहीं खर्च होने की बात मजबूती से उठाई और इस्तीफा तक की पेशकश की थी। और वहीं बिहार में अब शहरों के विकास में अब जमीन बाधा नहीं बनेगी और सरकार ने यह साफ कर दिया है। और इतना ही नहीं बल्कि सरकार मनु मुताबिक जमीन का अधिग्रहण भी करेगी और शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये निर्णय लिया गया है। और सोमवार को इस संबंध में बिहार विधानसभा में बिहार शहरी आयोजना और विकास संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया और इसके साथ ही अब बिहार में ये नियम लागू हो गया। और सोमवार को विधानसभा में बिहार के उप मुख्यमंत्री और सह नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि ये नियम तभी लागू होगा जब प्राधिकार को जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता महसूस होगी और शहरों का विस्तार हो रहा है लेकिन बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और सड़कें चौड़ी नहीं है, लोगों को परेशानी होती है और प्राधिकार को छोड़ बाकी मामलों में वही प्रावधान लागू होगा कि जमीन अधिग्रहण में कम से कम 80% लोगों की सहमति जरूरी होगी और बदले में संबंधित जमीन वाले व्यक्ति को मुआवजा भी दिया जाएगा। अगर किसी शहर का डेवलपमेंट प्लान या मास्टर प्लान तैयार होता है तो इसके लिए भी जमीन का अधिग्रहण आसानी से किया जा सकेगा और इन कार्यों के लिए जमीन का अधिग्रहण करने के लिए भूमि मालिकों से सहमति के लिए न्यूनतम प्रतिशत का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। और वही विधेयक पर तो राजेश कुमार, ललित कुमार यादव, अजीत शर्मा, समीर कुमार महासेठ ने संशोधन प्रस्ताव लाया जो बहुमत के आधार पर खारिज हो गया। और वहीं बिहार में कोरोना वायरस के केस लगातार कम हो रहे और कई जिले तो ऐसे हैं जहां से पॉजिटिव मरीज भी नहीं मिल रहे और इस बीच स्वास्थ्य विभाग अभी राहत की सांस ले ही रहा था कि बिहार में एक विदेशी महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अलर्ट होना पड़ा है। और बिहार के गया में एक विदेशी महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई और अब उसके संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग कर उसकी भी जांच की जाएगी और विदेशी महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद विभाग की टेंशन बढ़ गई है। और 42 वर्षीय विदेशी महिला गया में ताइवान से बोधगया घूमने आई थी और सोमवार को आरटीपीसीआर जांच में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और महिला 5 दिन पहले बोधगया घूमने भी आई थी और अब महिला जहां ठहरी थी वहां कमरे में उसे आइसोलेट किया गया और स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित महिला के संपर्क में रहने वाले सभी लोगों की रैपिड एंटीजन जांच की है और इसमें सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई
और इसके अलावा बोधगया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा मेडिकल किट उपलब्ध कराया गया और वहीं ये भी बताया गया कि महिला का सोमवार को दिल्ली और फिर वहां से ताइवान के लिए फ्लाइट थी। इसके कारण पिछले रविवार को बोधगया के निजी लैब में कोरोना जांच के लिए उसने सैंपल दिया था और इसकी रिपोर्ट सोमवार को आई और स्वास्थ्य डीपीएम नीलेश कुमार ने बताया कि ताइवान की रहने वाली महिला कोरोना संक्रमित मिली। इसके साथ ही जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 2 हो गई और संक्रमित होम आइसोलेशन में अभी है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं हम आपको, वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। बंगाल और बिहार की बॉर्डर पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के गृह जिले कटिहार में ट्रेन से शराब की खेप पहुंचाई जा रही है और इसका वीडियो भी सामने आया है। दिन के उजाले में ही यहाँ शराब भेजी जा रही है और यहाँ सिग्नल या क्रॉसिंग के चलते जैसे ही ट्रेन रुकती है और शराब की खेप उतार ली जाती है और कई बार चेन पुलिंग भी कर दी जाती है और अगर ट्रेन नहीं भी रुकती है तो स्पीड कम होने पर तस्कर चलती ट्रेन से मनिया रेलवे गुमती के बगल से शराब उतार लेते हैं। और वहीं आपको बता दें कि कटिहार बंगाल और बिहार की बॉर्डर है और यहाँ से बंगाल 15 किलोमीटर की दूरी पर है और इसी का फायदा तस्कर उठा रहे और ये तस्वीरें शराबबंदी का सच बताने के लिए काफ़ी है। और वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि मनिया होल्ट कटिहार जंक्शन से महज कुछ किलोमीटर पर ही और यहाँ रोज बंगाल से आने वाली ट्रेनों से शराब की बड़ी खेप लाई जाती है और धीमी गति से चल रही ट्रेन से ही शराब की खेप को उतार लिया जाता है और कभी कभी मनिया स्टेशन से पीछे बंगाल से आने वाले ट्रेनों को रोक दिया जाता है और इसके बाद तस्कर अपने कैरियर के जरिए शराब को ट्रेन से उतरवाते हैं और शराब तस्करों का रैकेट काफ़ी मजबूत है। और इसके अलावा आपको बता दें कि शराब तस्करों के कारनामे को देख उत्पाद विभाग के अधिकारी भी हैरान हैं और इस पर बड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रहे। और उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि इसे लेकर रेलवे प्रशासन से भी बातचीत कर विशेष रणनीति बनाई जाएगी और शराब तस्करी के गढ़ कहे जाने वाले मनिया स्टेशन और बंगाल से आने वाले ट्रेनों में विशेष निगरानी होनी चाहिए और शराब तस्करी के इस पूर्वी कॉरिडोर पर लगाम लगाना सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है। और वहीं बिहार के सीवान जिले के गुठनी प्रखंड की छोटी गंडक में युवक युवती की लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई और लोग जब नदी की तरफ घूम रहे थे तभी देखा कि एक साथ 2 शव नदी के किनारे पड़े हुए हैं। और वहीं लोगों ने गुठनी थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस मौके पर भी पहुंची और वहीं प्राथमिक पूछताछ भी की गई और सोमवार दोपहर का ये पूरा मामला बताया गया और दिन में तो पहचान नहीं हो सकी थी, लेकिन देर रात जाकर राज खुला और दरअसल जहां से युवक युवती का शव मिला है वो बिहार यूपी की सीमा है। और पुलिस ने जब दोनों शवों को अपने कब्जे में लिया तो युवक के पॉकेट से एक मोबाइल फ़ोन भी मिला और उस मोबाइल के सिम को पुलिस ने दूसरे मोबाइल में डाला तो एक कॉल आया और फ़ोन करने वाले ने कहा कि भाई कहाँ हो। इस पर पुलिस ने पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, तब फ़ोन करने वाले ने कहा कि वो उसका भाई है और फिर पुलिस ने शव के बारे में जानकारी दी और युवक की पहचान 21 वर्षीय जय शिव सहनी के रूप में की गई और वो पंचानंद सहनी का बेटा बताया गया और यूपी बॉर्डर से सटे सीवान के गुठनी थाना के बिहारी खुर्द गांव का रहने वाला था। हालांकि हत्या या आत्महत्या के बारे में अभी कुछ साफ नहीं हो सका। वहीं थाना अध्यक्ष अभिमन्यु कुमार ने बताया कि लड़की की तस्वीर को आसपास के यूपी के कई थानों को भेज दिया गया और देर रात उसकी भी पहचान कर ली गई और युवती उत्तर प्रदेश के लार थाना क्षेत्र के मनोज पाल की 19 वर्षीय बेटी पिंकी है। और थाना अध्यक्ष ने बताया कि किसी के द्वारा गुमशुदगी द्वारा का भी मामला दर्ज नहीं कराया गया था और दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया और दोनों पक्षों की ओर से आगे आवेदन दिया जाता है तो उस पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी और ऐसे पुलिस अपनी ओर से जांच करेगी। वहीं बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हुए हमले की जांच तेज हो गई और साथ ही इस मामले को बेहद गंभीरता के साथ भी लिया गया और वहीं घटना की जांच करने के लिए खुद बिहार होम डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद बख्तियारपुर गए थे। और वहीं आपको बता दें कि अकेले वहां नहीं गए थे और इनके साथ बिहार पुलिस के मुखिया यानी डीजीपी एसके सिंगला भी गए थे और बख्तियारपुर पहुंचकर इन दोनों ही सीनियर अधिकारियों ने पूरे घटनाक्रम की बारीकी से पड़ताल की। और वहीं आपको बता दें कि रविवार को शीलभद्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण के दौरान जब युवक पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर मुख्यमंत्री के पास पहुंचा और उनके ऊपर हमला किया तो उस दरमियान वहां मौजूद रहे स्थानीय लोगों से दोनों अधिकारियों ने मुलाकात भी की
और उनसे हमला करने वाले युवक के बारे में पूछताछ की गई और साथ ही ये दोनों अधिकारी मुख्यमंत्री को मुक्का मारने वाले युवक के घर के आसपास रहने वाले कुछ लोगों से भी मिले और उन्होंने उनसे भी युवक और उसकी मानसिक स्थिति के बारे में पूछताछ की। इसके अलावा आपको बता दें कि दोनों अधिकारी उस युवक के परिवार से भी मिले और वहीं सूत्र बताते हैं कि परिवार ने फिर से उन्हीं बातों को दोहराया जिसे घटना के बाद सबके सामने कहा था और उसे पूरी तरह से मानसिक विकलांग बताया गया। और वहीं सूत्रों की माने तो बख्तियारपुर में अपनी पड़ताल के बाद डीजीपी ने पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को पूरे मामले की गहराई से जांच करने के निर्देश भी दिए और साथ ही जांच के बाद जल्द से जल्द रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को देने का आदेश दिया गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि ये दोनों ही अधिकारी सोमवार को दोपहर बाद बख्तियारपुर गए थे। और वहीं बिहार के बांका जिले में होली के समय 12 लोगों की संदिग्ध मौत हुई थी और कुछ के परिजनों ने शराब पीने से मौत की बात कही थी, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। और अब टीम ने जब छापेमारी अभियान चलाना शुरू किया है तो अवैध तरीके से चल रही शराब की फैक्ट्रियों का पता चल रहा है। और वहीं आपको बता दें कि सोमवार को बिहार के बांका जिले और पड़ोसी राज्य झारखंड के गोड्डा जिले की उत्पाद विभाग की टीम ने नकली विदेशी शराब बनाने के एक ठिकाने का पर्दाफाश भी किया। और इसके अलावा आपको बता दें कि उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि गोड्डा जिले के पोड़ैया हाट थाना अंतर्गत हरियारी गांव के समीप के जंगलों में एक विदेशी शराब पैकिंग का केंद्र चल रहा है और शराब बांका जाएगी। और इसके बाद बांका उत्पाद विभाग अधीक्षक ने उत्पाद अधीक्षक से वार्ता कर सघन छापेमारी अभियान भी चलाया और इस अभियान के क्रम में गोड्डा के हरियारी बरकच्छा के जंगल में एक ठिकाने से करीब 105 लीटर स्क्रिप्ट के साथ 1000 ब्रांडेड शराब के स्टिकर और ढक्कन बरामद किया गया। हालांकि इस छापेमारी में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इसके अलावा आपको बता दें कि इस मामले में गोड्डा उत्पाद अधीक्षक द्वारा कांड संख्या दर्ज किया गया और इसी क्रम और वहीं इसके पहले भी होली के दौरान पंजवारा में जब्त हुई शराब की एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद बांका डीएम सुहर्ष भगत और एसपी अरविंद कुमार गुप्ता बीते शनिवार को झारखंड के गोड्डा छापेमारी के लिए गए थे और इस दौरान वहां से करीब 600 बोतल जहरीली शराब जब्त की गई थी। और बता दें कि इसी ब्रांड की शराब पंजवारा बॉर्डर पर होली से पहले भी पुलिस ने भारी मात्रा में जब्त की थी और शराब के एफएसएल रिपोर्ट में एथेनॉल की अधिक मात्रा मिलने की रिपोर्ट प्रशासन को मिली है। दरभंगा के ज्वालामुखी किराना स्टोर से 6 नकाबपोश बदमाशों ने शनिवार रात 12 लाख रुपए लूट की और सोमवार को इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया और इसमें देखा जा सकता है कि करीब 1.5 मिनट तक दुकानदार 5 बदमाशों से संघर्ष करता रहा और इस दौरान बदमाश उसकी जमकर पिटाई भी करते रहे। हालांकि बदमाश उसके गले से 12 लाख रुपए लूट कर भाग निकले और दुकानदार फिलहाल इलाज करवा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि हथियार के बल पर 6 नकाबपोश बदमाश रात लगभग 8:40 पर ज्वालामुखी किराना स्टोर में घुसे और बदमाशों ने पहले दुकान के स्टाफ को घेर लिया और इसके बाद दुकान मालिक राधेश्याम झा को गले के पास से हथियार के बल पर हटने की कोशिश की और लेकिन वो बदमाशों से भिड़ गए और इस दौरान एक बदमाश ने उन पर कुर्सी से भी हमला कर दिया पर वो वहां से नहीं हटे और इसी बीच राधेश्याम नीचे गिरे और बदमाश उन्हें पीटते हुए दूर ले गए और फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और बदमाशों से संघर्ष करते रहे पर बदमाशों ने दुकान के गले से करीब 12 लाख रुपए लूट लिए। और इधर दुकानदार राधेश्याम के भाई घनश्याम झा ने बताया कि वहीं राधेश्याम ने बताया कि 6 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने उनकी दुकान से करीब 12 लाख रुपए की लूट की और उन्होंने ये भी कहा कि इस क्षेत्र में पहले भी ऐसी डकैती घटनाएं हो चुकी हैं लेकिन पुलिस इन्हें रोकने या इलाके में सुरक्षा बढ़ाने का ध्यान नहीं दे रही। और वहीं इस डकैती की घटना के बाद पूरे इलाके में व्यवसायियों में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। और वहीं आईपीएल 2022 का आगाज 26 मार्च को हो चुका है जहां पर इस बार आईपीएल में 8 टीमों की जगह 10 टीमें ट्रॉफी के लिए पूरा जोर लगाती हुई नजर आएंगी और आईपीएल के इस सीजन में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर 2 नई टीमें डेब्यू कर रही हैं। और आइए एक नज़र डालते हैं उन चीज़ों पर जो आईपीएल 2022 को पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा और बेहतर बनाएंगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
आईपीएल 2022 का आगाज 26 मार्च से हो चुका है, जहां 10 टीमें एक आईपीएल ट्रॉफी के लिए पूरा जोर लगाती नजर आएंगी। और आईपीएल के सीजन में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स दो नई टीमें भी डेब्यू करेंगी। इस बार आईपीएल पहले से कई अधिक बड़ा, बेहतर और अधिक रोमांचक होने वाला है। दो नई फ्रेंचाइजी आईपीएल में एक नया आयाम जोड़ने का काम करेंगी, जो लीग की गतिशीलता को पूरी तरह से बदल सकती है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस बार के आईपीएल लीग में क्या क्या नया और क्या क्या बदलाव है। सबसे पहले इन मैचों का पूरा शेड्यूल ही बदल चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि अब तक की लीग में 60 मैच 8 टीमें खेला करती थी, लेकिन अब 10 टीमें 74 मैच खेलेंगी, जो एक नए संशोधित प्रारूप के साथ होंगे। लीग चरण में प्रति टीम 14 मैच खेलेंगी, लेकिन 10 टीमों को 5-5 के 2 समूह में विभाजित किया गया है। 2022 के आईपीएल टूर्नामेंट के लीग चरण के दौरान अपनी 10 टीमों को वीरता देगा और उन्हें 2 वर्चुअल समूह में रखेगा। यह नियम इस बात पर आधारित होता है कि किसी टीम ने कितनी बार आईपीएल जीता या फाइनल में जगह बनाई है। नया प्रारूप फ्रेंचाइजी के लिए चीजों को काफी हद तक बदल देगा, जिससे उन्हें अपने विरोधियों के खिलाफ नई मैच योजनाओं और विचारों को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और दूसरा, इस बार कुछ नए नियम भी बनाए गए हैं। आईपीएल 2022 में डीआरएस, टीमों के लिए कोविड-19 के नियम, सुपर ओवर और नए पेश किए गए एमसीसी कानूनों के संबंध में कुछ बड़े नियमों में परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। कोरोना को कुछ महीने पहले की तुलना में इस समय भारत में खतरा कम है, लेकिन किसी भी तरह के वायरस के कारण प्लेइंग 11 को मैदान में उतरने में असमर्थता के नियम में बदलाव होगा। बीसीसीआई ने कहा है कि अगर खेल का पुनर्निर्धारण संभव नहीं है तो मामला तकनीकी समिति को भेजा जाएगा। प्लेइंग 11 के लिए कम से कम 7 भारतीय होने चाहिए और एक क्षेत्र रक्षक में 12 से कम खिलाड़ी उपलब्ध होने के बाद ही किसी भी मैच में संख्या कम होने पर टीम को मैदान में उतरने में असमर्थ माना जाएगा। बीसीसीआई अपने विवेक पर प्रयास करेगा कि सीजन के लिए मैच को पुनर्निर्धारित करे। यदि यह संभव नहीं है तो इस मुद्दे को आईपीएल तकनीकी समिति को भेजा जाएगा। खेलने की स्थिति में एक और अतिरिक्त डीआरएस की संख्या में 1 से 2 की वृद्धि है। बोर्ड ने हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी के सुझाव का भी समर्थन किया है कि नए बल्लेबाज को स्ट्राइक लेना होगा, भले ही बल्लेबाज ने कैच के दौरान क्रीज क्रॉस किया हो। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए कानून इस साल के अंत में अक्टूबर में ही लागू होता है। हालांकि आईपीएल ने इसे सीधा लागू करने का फैसला किया है। एक कैच आउट होने पर चाहे बल्लेबाजों ने क्रीज पार किया हो, आने वाला बल्लेबाज स्ट्राइक लेगा, सिवाय इसके कि यह ओवर की आखिरी गेंद है। और इस बार के सुपर ओवर में भी बदलाव किया गया है। बीसीसीआई ने फैसला किया है कि अगर नियमित खेल समय के बाद किसी कारण से सुपर ओवर का मंचन नहीं किया जा सकता, तो उसके बाद के सुपर ओवरों का आयोजन टाई को तोड़ने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो लीग तालिका में उच्च स्थान हासिल करने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। बेंगलुरु की फ्रेंचाइजी ने दक्षिण अफ्रीका के फाफ डु प्लेसिस को नया कप्तान नियुक्त किया है। फाफ ने भूमिका में विराट कोहली का स्थान लिया। आईपीएल 2022 की शुरुआत से ठीक पहले धोनी ने गुरुवार को सीएसके की कप्तानी रविंद्र जडेजा को सौंपने का फैसला किया है। स्टार ऑलराउंडर जो 2012 से चेन्नई सुपर किंग्स का अभिन्न अंग रहा है, धोनी और सुरेश रैना के बाद चेन्नई स्थित फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करने वाले तीसरे खिलाड़ी होंगे। धोनी, जिनके तहत सीएसके ने 2004 मैचों में रिकॉर्ड 121 जीत दर्ज की है, फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे। पिछले साल तक दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर को कोलकाता स्थित फ्रेंचाइजी का कप्तान नियुक्त किया गया है। अय्यर, जिन्हें केकेआर ने मेगा नीलामी में 12.25 करोड़ में खरीदा था, भूमिका में इयॉन मॉर्गन की जगह लेंगे। पंजाब को मयंक अग्रवाल के रूप में नया कप्तान मिला है, जिसे मेगा नीलामी से पहले फ्रेंचाइजी ने रिटेन किया था। ये मयंक का आईपीएल कप्तान के रूप में पहला कार्यकाल भी होगा। टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी आईपीएल की टैगलाइन है। इस मेगा लीग ने कुछ अद्भुत युवा संभावनाओं को खोजने में कुछ वर्षों में अहम भूमिका निभाई है। हर आईपीएल सीजन में नए ट्रेंड सामने आते हैं, जिनमें से कई भारत के लिए भी खेलते हैं। देवदत्त पैडिकल, रवि बिश्नोई, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, कार्तिक त्यागी, उमरान मलिक और अन्य ने आईपीएल के पिछले कुछ सत्रों में अपना कौशल दिखाया है। इस साल भी दिल्ली कैपिटल से यश धुल, मुंबई कैपिटल से डिवाल्ड बेवरेज, चेन्नई सुपर किंग्स से राजवर्धन हैंगरगेकर, गुजरात टाइटंस से रहमानुल्लाह गुरबाज और पंजाब से राज बावा आईपीएल में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं और सभी को अपने प्रदर्शन के साथ मंत्रमुग्ध करने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे न्यूज़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज़ के साथ।